हेलो दोस्तों, हम राष्ट्र की अवधारणा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिट 2 पेपर 4 में। ठीक, चलो अब देखो, ये राष्ट्रीय हित वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझना, हेलो दिव्या, चलो। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या समझना है, हमको सबसे पहले समझना है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। ठीक, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय हित किसी भी देश के क्या होते हैं, हित मतलब जिसमें अपना अच्छा होता हो, सीधी बात ये है। हित मतलब हमारे हित क्या होते हैं, तो जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे हित हैं। तो अगर इसको देखें कि हमारे देश का राष्ट्रीय हित क्या है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय हित ये है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। ठीक है, और जो है हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहें, साथ ही हमारे देश की जो एकता, अखंडता, लोगों की रक्षा है, ये बनी रहे। यही हम चाहते हैं। सर, हमारा हो गया क्लियर। दिव्या बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन बेटा। ठीक है, तो अब बहुत जो है मेहनत करनी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है मेंस में। मेंस के लिए जो चीज़ें हैं, आंसर राइटिंग और नोट्स बनाने, टेस्ट सीरीज देने, ये इन सब पे जो है हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो अपन जो है समय समय पे अब गाइडेंस करते ही रहेंगे, और रोज अब क्लास चलनी है अपनी, तो अपन उस पर बात करते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम है बेटा आपका दिव्या? हाँ हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल दिव्या, गाइडेंस आपको रहेगा पूरा। हम क्लासेस के दौरान जो भी बातें हैं कर लेंगे, और जो भी लगेगा आपको जैसे भी हो। अभी अपन एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, उस पर ये काम करेंगे अपन कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप उस पर अपना कंटेंट डालो, जो भी कॉपी है, आंसर राइटिंग है, लिख के डालो। ठीक है, वो उसमें क्या करना चाहिए है ना, और क्या लिखना चाहिए वो सारा लिख देंगे। मैं मीडियम का पूछ रहा था, आपका मीडियम इंग्लिश है कि हिंदी है? इंग्लिश है ना? इंग्लिश, हाँ डिब्बे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझ लो, लेकिन जो है आप अपने नोट्स जो है इंग्लिश में बना लेना। ठीक है, तो या अगर कहीं से किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो उसको इंग्लिश में कर लेना बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर से समझ लेंगे और गाइडेंस अपन ले लेंगे वो वाला। हालांकि आप इंग्लिश में लिखोगे तो वो भी कॉपी चेक कर लेंगे, क्या करना चाहिए वो भी कर लेंगे। ठीक, लेकिन जो है अपना आप पढ़ना इंग्लिश से ही। ठीक, और अपनी जो है नोट्स भी इंग्लिश में ही बनाना। ठीक, चलो। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं इसको समझ लो। राष्ट्रीय हित किसी भी राष्ट्र के वे दावे, उद्देश्य, लक्ष्य या मांग, इनमें से किसी भी रूप में हो सकते हैं। कौन कौन से रूप में? या तो दावे हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं, या मांग हो सकती है। किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक, जिन पे वो दावा करता हो, या अपने देश के लिए वो उद्देश्य बनाए हो उसने, उन लक्ष्यों को निर्धारित किया हो, या उन मांगों को जो है मांगता हो, ऐसी चीजें के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें एक राष्ट्र हमेशा अन्य राष्ट्रों से संबंधों में संरक्षित, सुरक्षित और परिवर्धित, परिवर्तित मतलब बढ़ाना, इन्हांस करना, ठीक, करने का प्रयास करता है, उसको हम राष्ट्रीय हित कहते हैं। एक बार अपन ने थोड़ा टूटा टूटा समझा है, एक बार पूरा समझ लो। देखो क्या है, राष्ट्रीय हित किसी भी राष्ट्र के वे दावे, उद्देश्य, लक्ष्य या मांग हैं, जिन्हें कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के संबंध में उनको हमेशा ही सुरक्षित करना चाहेगा, संरक्षित करना चाहेगा या परिवर्धित करना चाहेगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो अब भी समझ में आ जाएगा, रुको। ठीक, चलो देखो, राष्ट्रहित क्या है, तो राष्ट्र का भला चाहना, राष्ट्र का अपने आप में अच्छा सोचना ही राष्ट्रीय हित है। बस इतना समझो, ये समझ गए तो आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र का वह प्रमुख उद्देश्य होता है जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता, मतलब वही डिसीजन मेकिंग, किसी के भी प्रेशर में डिसीजन मेकिंग ना करना। ठीक, मतलब अपनी जैसी इच्छा है वैसे डिसीजंस लेना, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इन सब की रक्षा और उनका संवर्धन के लिए आवश्यक होता है, वही राष्ट्रीय हित है।
एक बार फिर से समझ लो इसको। राष्ट्रहित क्या है? राष्ट्रहित किसी राष्ट्र का वह प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रहित जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक होता है। ठीक, यही राष्ट्रीय उद्देश्य है। नहीं समझ में आया हो अभी भी तो और आ जाएगा। देखो, वीवी डाइक एक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो राष्ट्रीय हित की जो है कुछ परिभाषा देते हैं, उसको देखो। राष्ट्रीय हित वे मूल्य, वैल्यूज, इच्छाएं व हित, इंटरेस्ट हैं जिन्हें राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में, मतलब दूसरे राज्यों से संबंध में संरक्षित करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। इन्हें संप्रभु राज्य की इच्छाएं भी कहा जाता है। कोई भी सॉवरेन स्टेट जिन चीजों को चाहता है, जिन चीजों को मांगता है, उन्हीं चीजों को हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। ये वीवी डाइक की थ्योरी है। थोड़ा सा जो है कठिन हो सकता है अगर आप उसको ज्यादा लोड लेंगे तो। उसको नॉर्मल समझें। क्या है? राष्ट्रीय हित वे मूल्य या इच्छाएं या हित हैं जिन्हें एक राज्य दूसरे राज्य के संबंध में संरक्षित करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। ये संप्रभु राज्य की इच्छाएं हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। ओके, और समझ लो मार्गेंथाउ, इनकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक थिंकर हैं। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय हित का मतलब क्या बता रहे हैं? अस्तित्व। सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय हित है अस्तित्व। किसी भी देश का अपने अस्तित्व को बचाए रखना पहला राष्ट्रीय हित है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय हित क्या है? अपने राष्ट्र को जो है बचाए रखना, अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाए रखना। ठीक, महत्वपूर्ण अस्तित्व है। आई बात समझ में? चलो, राज्यों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध, अगर कोई राष्ट्र उन पर अतिक्रमण करता है, आक्रमण करता है, उसके विरुद्ध उसकी भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा ही उसका राष्ट्रीय हित है। आए समझ में? नहीं आया हो तो एक बार देख लो, क्योंकि ये वाली परिभाषा बहुत जरूरी है समझना। इसको नहीं समझे तो फिर राष्ट्रीय हित समझ नहीं पाओगे। राष्ट्रीय हित क्या है? अपने राज्य के या अपने देश का अस्तित्व को बचाए रखना ही राष्ट्रीय हित है। ठीक, उसमें क्या क्या आता है? अगर कोई सा देश, दूसरा देश आप पर अटैक करता है तो आपको क्या करना है? अपना भौतिक, मतलब जो भी आपका क्षेत्र है उसको, आपकी राजनीतिक व्यवस्था को और जो आपकी सांस्कृतिक पहचान है उसको सुरक्षित रख पाना ही क्या है? राष्ट्रीय हित है। ऐसा कौन कहते हैं? हैंस जे मार्गेंथाउ। ठीक, ओके, चलो। राष्ट्रीय हित के अब कौन कौन से घटक होते हैं, इन घटकों को देख लो। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित के दो प्रकार के घटक हम देखते हैं। एक जो स्थायी होते हैं या बहुत जरूरी घटक होते हैं, ये कभी नहीं बदलते और राष्ट्र के लिए, कोई भी किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। ठीक, चलो। और एक होते हैं परिवर्तनशील घटक जो बदलते रहते हैं या समय परिस्थिति के अनुसार जो है चेंज हो जाते हैं, तो उनको परिवर्तनशील घटक कहा जाता है। तो ये आवश्यक घटक कौन कौन से? देखो, सबसे पहले भौतिक पहचान। किसी भी राज्य की भौतिक पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के लिए अपना जो भौतिक क्षेत्र है, अपनी जो भूगोल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम किसी भी राष्ट्र को उस पर जो है अधिकार करने नहीं दे सकते, नहीं तो फिर हमारा नेशनल इंटरेस्ट या हमारा राष्ट्रीय वजूद जो है वही खतरे में आ जाएगा। इसलिए भौतिक पहचान को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तो हम देखा कि जब जो है पाकिस्तान की बात आती है या चीन की बात आती है, तो जो हमारे कश्मीर का हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत दृढ़ता से उनका प्रतिरोध करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो किस बात को लेकर है? कि हमारी भौतिक पहचान को लेकर ही तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। इसलिए तो हमको हमारे ज्योग्राफिकल एरिया को बचाए रखना महत्वपूर्ण काम है। ठीक, राजनीतिक पहचान, मतलब राजनीतिक पहचान में जिन राजनीतिक गतिविधियों के कारण हमारे देश को जाना जाता है या किसी भी देश को जाना जाता है, जैसे
जैसे हम देखें तो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, गणराज्य है, संप्रभुता है, हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो है हमारे देश की पहचान है, यही हमारा राष्ट्रीय हित है। अगर हमारे देश की जो है प्रकृति बदल जाती है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल आइडेंटिटी अगर चेंज हो जाती है, तो उसके कारण हमारे राष्ट्रीय हित खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक। फिर सांस्कृतिक पहचान, तो जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे भारत की कल्चरल आइडेंटिटी क्या है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में यूनिक है, अनेकता में एकता जैसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे देश को पूरी दुनिया में जो है यूनिक, अलग बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इस बात को याद रखना। ठीक, चलो। तो ये तीनों ही तत्व क्या है, स्थायी है, आवश्यक है, इन तीनों को याद रखना। भौतिक पहचान, राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान, ये तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, याद रखना। ठीक, चलो। परिवर्तनशील घटक कौन कौन से, ये घटक जो है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, इनको याद रखना। देखो, जनमत मतलब जो जनसंख्या का कोई क्षेत्र है, अगर वो किसी बात पर जो है वोट करता है या किसी बात को लेकर मोबिलाइज होता है, तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील घटक है। दलीय राजनीति मतलब कि किसी दल की जो है सरकार है किसी देश में और उसकी कुछ विचारधारा है, तो वो एक समय के बाद परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसकी विचारधारा अलग है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब उसकी जब विचारधारा अलग थी, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो इस हिसाब से हम देखें कि ये जो है दलीय राजनीति एक अस्थायी है, परिवर्तनशील है, मतलब ये चेंज होती रहती है। हित समूह मतलब प्रेशर ग्रुप्स, तो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, सरकार पे अलग अलग मांगों के लिए दबाव डालते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं, चेंज हो जाएंगे ये। राजनीतिक व नैतिक लोकाचार मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो चेंज होते रहते हैं, तो वो समय की मांग होती है कि हमको कब किस परिस्थिति में कौन से निर्णय लेने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, ये सब जो है वो एक समय के अनुसार होता है। ठीक, चलो। तो घटक समझे। अब आता है आपका स्थायी घटक में। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो इस घटक है आपका, वो कौन सा है, एक मिनट सर, वो क्या आपके यहाँ हॉल में अटक गया है। हाँ बेटा, थोड़ा वो कुछ इशू आ गया है टेक्निकल, उसको देख रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी थोड़ा बने रहे ना, अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, थोड़ा सा जरा इशू आ गया है, तो हम उसको देखते हैं। 2 मिनट लगेंगे बस। क्या हो रहा है इसमें, देखते हैं। और हो रहा है, क्वालिटी और कर लो। हाँ, तुम सब पे लिख रखा है। हाँ हाँ, अरे वो मैं ये समझा था पैनल मतलब। ठीक है, चलो।
गया वो, उसको पता। ठीक है, सही चाबी यहाँ रखी है। ठीक है सर, ये 1 मिनट है, इसको देख ले जरा, ये हो जाए। जॉइंट भी आ गया था, जॉइंट भी। एपिस डोरसेटा, बड़ी मधुमक्खी, वो जो अच्छा चट्टानों पे बिल्डिंग पे लगती है ना, वो वाली थी। अच्छा, इसका वो जो डांस है ना, जब ये भोजन की तलाश करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो वाला डांस उसमें दिया था। अच्छा। कौन वन पीस। चलो ठीक है, हो गया सही। हम राष्ट्रीय हित के जो है घटक पढ़ रहे थे, ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं, स्थायी घटक होते हैं और अस्थायी घटक होते हैं। क्या होते हैं स्थायी घटक, क्या होते हैं स्थायी और अस्थायी घटक? तो स्थायी घटक जो हमेशा रहते हैं और अस्थायी घटक जो है परिवर्तित होते रहते हैं समय के अनुसार। लेकिन स्थायी घटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्यों? क्योंकि जो है इन्हीं से जो है राज्य का अस्तित्व होता है, इन्हीं से राज्य की पहचान होती है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। तो स्थायी घटक में सबसे पहला क्या आ जाएगा, उसका अस्तित्व या उसकी पहचान किन किन तत्वों से है, किन किन चीजों से है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तत्व किसी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इनके लिए कोई राष्ट्र युद्ध तक करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जो परिवर्तनशील घटक है, अगर उनका किसी ने कुछ बिगाड़ा तो वो हो सकता है कि उसके लिए युद्ध ना करें, लेकिन इनके लिए युद्ध तक कर सकता है, इन पहचान के लिए, इनके अस्तित्व के लिए। तो आप समझिए कि अगर किसी देश का राष्ट्रीय हित ही नहीं बचेगा तो फिर बाकी चीजों का क्या करेगा, वो अस्तित्व नहीं बचेगा, उसके भौगोलिक क्षेत्र छिन जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था चली जाएगी, कल्चरल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर जो है राष्ट्र का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए ये जरूरी है। ठीक, चलो, तो इसमें 3 चीजें आती है विदेखाम में। भौतिक पहचान, भौतिक पहचान में क्या आता है, अखंडता, उसका भूभाग और उसका क्षेत्र आता है। ठीक, ये ध्यान रखो। राजनीतिक पहचान में क्या आता है, एक मिनट, हाँ, राजनीतिक पहचान में क्या आता है, वहां की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था सब इसके अंतर्गत आती है। ठीक, फिर सांस्कृतिक पहचान में क्या आता है, संस्कृति व ऐतिहासिक मूल्य इसमें आ जाते हैं, उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है और जो उसका जो ऐतिहासिक मूल्य है, उसकी वैल्यूज हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाती है। और ये तीनों ही स्थायी मूल्य हैं, इसको ध्यान रखना, ये तीनों ही जो है उसके अपरिवर्तनशील मूल्य हैं और बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक, चलो, चलो, उसके बाद आता है कि जो परिवर्तनशील अस्थायी मुद्दे हैं, ये किसी राष्ट्र के जो है सेकेंडरी उद्देश्य होते हैं। मतलब अगर पहला पूर्ति है तो दूसरे हो जाए तो हो जाए, ठीक है, वो वाली बात। ठीक, जिनकी पूर्ति तो वे चाहते हैं लेकिन इसके लिए युद्ध नहीं कर सकते वो, ठीक है, युद्ध नहीं कर सकते। ओके, जैसे इसमें समृद्धि, अगर किसी देश की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या समृद्धि कम है तो भी वो उससे काम चला लेगा, लेकिन युद्ध नहीं करेगा। शांति, अगर शांति है तो ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो भी रही तो भी आदमी चला रहता है, उसके लिए लड़ता नहीं है। विचारधारा, ठीक है, विचारधारा पे जो है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल वो रह सकता है, न्याय, प्रतिष्ठा और उसकी शक्ति, इन सब चीजों को लेकर जो है वो फ्लेक्सिबल रह सकता है, इन पे युद्ध नहीं करेगा, और ये चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी बदल सकती हैं। ठीक है, चलो, अब राष्ट्रीयताओं का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो राष्ट्रीयताओं का वर्गीकरण में 4-5 कैटेगरीज हैं, देख लो।
सबसे पहले वही है, लेने के बाद वही रहेगी राष्ट्रीय हित में। अगर इसके मूल को समझ गए आप, इसकी परिभाषा को समझ गए कि क्या होते हैं जो है आपके नेशनल इंटरेस्ट, उनको ध्यान रखना। चलो, तो पहला प्राइमरी इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान या उसका अस्तित्व उसके प्राथमिक है। इनके लिए ये तो बहुत जरूरी है, ठीक, मतलब इसके बिना तो उस देश का कोई अस्तित्व भी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। दूसरे क्या है, द्वितीयक हित, सेकेंडरी इंटरेस्ट, विदेश में नागरिकों की सुरक्षा। तो देखो, जो राष्ट्र ज्यादा मजबूत होता है वो इन पे ध्यान देता है। जैसे मान लो कि हम देखते हैं, क्या हो गया दिव्या बेटा, अभी बाद में डिस्कस कर लेना बच्चों, पहले इधर देख लो, ठीक। द्वितीय हित कौन कौन से आ जाएंगे, तो विदेश में नागरिक, तो मैं ये बता रहा था कि जो राष्ट्र ज्यादा विकसित होता है वो विदेश में अपने नागरिकों का ज्यादा ध्यान रखता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका का नागरिक पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए उसका देश उसका ध्यान रखेगा। बाकी गरीब देश अगर कोई मर भी जाए, कुछ हो जाए किसी का, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी जरूरतें कुछ और हैं। क्योंकि प्राइमरी जरूरत पूरी होने के बाद ही तो जो है, प्राइमरी जरूरत पूरी होने के बाद ही सेकेंडरी नीड्स पर हम आते हैं, ठीक। चलो, फिर स्थायी हित, तो जो प्राइमरी हित है वही स्थायी हित है, ठीक है। जैसे जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जैसे उनके प्रभाव को संरक्षित करना, ठीक है। जैसे महासागरों में नौवहन करना यूएसए का स्थायी हित है, नहीं तो उसके बिना तो वो व्यापार ही नहीं कर पाएगा ना, और व्यापार यूएसए का मुख्य लक्ष्य है, तो इस तरह से ये उसका स्थायी लक्ष्य हो जाएगा, ठीक। चलो, हाँ, फिर आता है परिवर्तनशील हित, कौन कौन से आते हैं इसमें, जनमत, वर्गीय हित, दलीय राजनीति और विचारधारा। ये सारी चीजें जो है परिवर्तनशील होती रहती है। अभी बताया था जनमत जो है बदलता रहता है, बदल सकता है समय के साथ, ठीक है। और जो वर्गीय हित है उनका, जो किसी वर्ग विशेष का इंटरेस्ट है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सरकार में, राज्य में डोमिनेंस वर्ग जो है हमेशा बदलते रहते हैं। दलीय राजनीति, तो वही बताया था कि दल की राजनीति और दल की विचारधारा चेंज हो जाएगी, ये किसी भी राज्य के साथ हमेशा नहीं रहेंगे, ठीक है। और क्या होता है इसमें, विचारधारा, तो वो विचारधारा भी चेंज हो जाती है कभी किसी देश की। जैसे हम जो है 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो है हम सोशलिस्ट या रूस की तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए थे, लेकिन 1991 की पॉलिसी जब से हमने एलपीजी अपनाया तब से हम पूंजीवाद या अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, तो विचारधारा में भी जो है परिवर्तन आ जाता है। जैसे रूस की विचारधारा में भी हम परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि जब वो गठित हुआ था, उसकी क्रांति हुई थी रूस की, उसके बाद से वो हार्डकोर कम्युनिस्ट था, ठीक है। तो मतलब आज वो फ्लेक्सिबल हो गया है, तो ऐसे ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। सामान्य कॉमन कौन कौन से होते हैं, तो सभी देशों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे राजनीति, आर्थिक व्यवस्था और व्यापार करना, ये कॉमन है। कूटनीतिक संबंधों पर आधारित जो व्यवस्था रहती है वो बहुत जो है लंबे समय तक नहीं चलती, ये कॉमन है, मतलब इसमें किसी के लिए कोई विशेष नहीं है, ठीक। चलो, कुछ विशिष्ट हित होते हैं, मतलब हर देश के अलग अलग रहेंगे ये, क्योंकि स्पेशल राइट्स, स्पेशल इंटरेस्ट है ना, तो हर देश के अलग अलग रहते हैं। जैसे नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये न्यू इकोनॉमिक सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में लाने के लिए जो है विकासशील और विकसित अविकसित राष्ट्र बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि भाई हम जो वर्तमान की दुनिया की आर्थिक व्यवस्था है कि जो गरीब राष्ट्र हैं वो किसी भी देश से केवल आयात करते हैं, उतना सामान निर्यात नहीं कर पाते, तो ये व्यवस्था चल रही है। जैसे वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से लोन लेना है तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत वो ये चाहते हैं कि भाई हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यवस्था को चेंज कर पाएँ और अपने लिए, जिसमें गरीब देश मिलकर आपस में व्यापार कर सकें, एक दूसरे के हितों को बढ़ा सकें, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक। चलो, समझ गए, तो ये व्यवस्था स्थापित करना उनका लक्ष्य है। एक वैश्विक हित, तो पूरी दुनिया का एक वैश्विक हित है कि भाई इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे शांति, पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध ना हो, कोई लड़े नहीं, सब शांति से अपना काम करे, व्यापार करें, ठीक है, समृद्धि आए, तो ये जो है सब देशों का कॉमन है।
व्यापार करना, तो हर देश वर्तमान समय में व्यापार करना चाहता है, किसी भी देश से जो है आयात निर्यात बुलाना, अपना लाभ कमाना, ये सब चाहता है। समृद्धि, समृद्धि चाहता है वो, उसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलती रहे। और पर्यावरण का संरक्षण या जलवायु परिवर्तन को रोकना, ये भी इसमें आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये वाली चीजें इसमें भी आ जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, चलो आई बात समझ। तो ये बहुत सारे अलग अलग हमने वर्गीकरण कर लिया। अब क्या कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय हित के साधन, मतलब कैसे साधोगे अपने राष्ट्रीय हित को, कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे। देखो, राष्ट्रीय हित को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उनके प्राप्त करने के साधन क्या है, कूटनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी के लिए क्या करना है, तो डिप्लोमेसी के लिए आपको अपनी बातचीत, अपने संधि समझौते इस प्रकार डिजाइन करने हैं कि आप दूसरे देशों से अधिकतम लाभ लेने की स्थिति हो जाए। कूटनीति का हम गलत मतलब समझते हैं बच्चों, कैसे गलत मतलब समझते हैं, कि हम समझते हैं कि छल कपट करना कूटनीति होती, नहीं, छल कपट नहीं करना। कूटनीति मतलब होता है अपने संधि समझौते बातचीत को इतने अच्छे तरीके से रखना कि उसमें आपका अधिकतम लाभ हो सके। समझ रहे हो इस बात को, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो हम जैसे बात करते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी, तो इंडियन डिप्लोमेसी के अंतर्गत यही आता है कि हम जो है अधिकतम चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने संधि समझौते बातचीत को जो है इनहांस करें। ठीक, चलो इकोनॉमिक पॉलिसी, तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को इस तरह बनाएं कि जो है हम पूरी दुनिया में अपने लाभ को बढ़ा सकें, अपने राष्ट्रीय हित को, नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ा सके। जैसे हमने एलपीजी पॉलिसी लेके आए, कब लाए, 1991 में। तो एलपीजी पॉलिसी हम लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके द्वारा हम लिबरल कर रहे हैं चीजों को, कि जो नियम कानून है बहुत ज्यादा जो है कठोर ना रहें, ठीक है, वो जो है सरल हो, ताकि लोग व्यापार आसानी से कर सकें, प्रोडक्शन आसानी से कर सकें। फिर प्राइवेटाइजेशन, तो सरकारी क्षेत्र को कम करते हुए हमने जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको आने का मौका दिया और उनसे बोला कि आप इस क्षेत्र में आइए और जो है ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए, ये वाला मौका हमने दिया। ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना, व्यापार, आयात निर्यात, ये सब चीज़ों के साथ पूरी दुनिया से लेन देन करना ग्लोबलाइजेशन है। तो ये उस समय हमारे समय की ज़रूरत थी, आज भी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये आज अमेरिका की जरूरत नहीं है। अमेरिका विकसित राष्ट्र हो चुका है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते हैं कि हम हमारे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करेंगे, मतलब दूसरे देश के लोग नहीं आ पाए यहाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएं ताकि दूसरे देश यहाँ अपना व्यापार ना कर सके। तो ये ग्लोबलाइजेशन ख़त्म करने की जो है बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। ठीक, क्योंकि उनको पता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट तो जो है सध चुका है, मतलब उन्होंने एक विकास की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, अपने ही देश में जो है प्रोडक्शन वगैरह करेंगे और उनका काम हो जाएगा। तो ये वाली व्यवस्था है। ठीक, चलो आर्थिक नीति समझ गए। विदेश नीति, तो भैया अपनी विदेश नीति को इस प्रकार बनाना कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा शांतिपूर्वक रह सकें, अपने लाभ जो हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। ठीक है, आई बात समझ में, और अपनी हानियों को जो है कम से कम कर सकें। तो इसमें हम कैसी विदेश नीति बनाएंगे, तो हम सबसे पहले जैसे भारत करता है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई। जैसे एक यूएसए है और एक रसिया है, ये दोनों अलग अलग गुट में हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इन्होंने कहा हम इनसे दूर रहेंगे, हम अलग से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाएंगे, हम दोनों से अलग रहेंगे। तो इससे हम देखो शांति रही, हम युद्धों में नहीं पड़े, तो ये व्यवस्था रही। ठीक, हमारी विदेश नीति कैसी है, हमारी विदेश नीति सबसे संतुलन की है, पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन की विदेश नीति है भारत की। आपने दुनिया के बहुत सारे देश देखे होंगे जो किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने क्या किया, शक्ति संतुलन अपनाया, हर देश से एक जैसे संबंध।
विकसित देशों से, विकासशील देशों से, अविकसित देशों से, सभी से हमने जो है बहुत अच्छे संबंध जो है बनाए रखे। ठीक, चलो उसके बाद विचारधारा। तो विचारधारा आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी के दम पर भी हम जो है या कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को बना सकता है और बढ़ा सकता है। कैसे? कि जैसे आप मान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में पूंजीवाद है। आप अगर पूंजीवादी विचारधारा को मानेंगे, पूंजीवाद में विश्वास रखेंगे, तो क्या होगा? तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलबाला किस विचारधारा का है? पूंजीवादी विचारधारा का। तो अगर आप पूंजीवादी विचारधारा अपनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा देश आपके सहयोग में आएंगे, आपके साथ आएंगे। आई बात समझ में? अगर जैसे आप मान लो रूस ने अपनाई थी साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाई, तो इसमें उसके साथ भी बहुत सारे देश आए। लेकिन हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा का अब डिक्लाइन हो चुका है, मतलब बहुत से राष्ट्र इस विचारधारा को त्याग चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह विचारधारा भी आपके राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को जो है बनाने में मदद करती है। सैन्य शक्ति, तो निश्चित रूप से आपकी सेना मजबूत होगी, आपके पास बहुत अच्छे हथियार होंगे, तो आपके राष्ट्रीय हित जो है सध जाएंगे। मतलब अगर जैसे मान लो कि आज हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि चीन हमको छोड़ देता अब तक, या पाकिस्तान हमको छोड़ देता अब तक? तो मतलब सैन्य शक्ति से जो है हम हमारे राष्ट्रीय हित को साध रहे हैं, हम हमारे जो है राष्ट्रीय हितों को बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत सारे अपने पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो है हथियारों पर खर्चा करने वाला देश है भारत। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के बचाने के लिए मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा इन्हांस करने पर ध्यान दे रहे हैं। जन भागीदारी, मतलब इसमें लोगों का साथ होना चाहिए। देश की राजनीति में, व्यवस्था में लोगों का साथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। नहीं तो पता चले देश की नीतियां कुछ और चल रही हैं, राज्य के जो लोग हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे, तो आपका नेशनल इंटरेस्ट कमजोर हो सकता है, राष्ट्र कम। गठबंधन, कोलैबोरेशन क्या होता है? इससे क्या होगा कि जो है गठबंधन से आप ऐसे गुटों के साथ आएंगे जो आपका अधिकतम फायदा करे और दूसरों से अटैक करने में आपको बचाए। तो इस तरह से आप अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलो, राष्ट्रीय हित की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको देख लो। कौन कौन सी विशेषताएं होती है? गतिशीलता, तो भैया राष्ट्रीय हित में क्या होती है? गतिशीलता पाई जाती है, मतलब डायनेमिक्स बहुत आते हैं। कैसे? क्योंकि ये समय परिस्थिति के अनुरूप इसमें परिवर्तन होता रहता है। भाई जैसे मान लो कि आज हमारा राष्ट्रीय हित क्या है? आज हमारा राष्ट्रीय हित है कि भैया हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका निर्यात, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, और इंपोर्ट को जो है, इंपोर्ट को कम से कम कर दें। इससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में विदेशी मुद्रा आएगी और सारी चीज़ें, देश इकोनॉमिक रूप से जो है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस व्यवस्था के कारण जो है आज हमारा हित कुछ और है, कल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हम बहुत विकसित हो गए, अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित हो गए, तो हम ग्लोबलाइजेशन को कम करना चाहेंगे, हम भी जैसे अमेरिका करना चाह रहा है कि भाई हम जो है दूसरे देशों के साथ कम से कम व्यापार करें और वो जो है हमसे कम से कम पैसे कमाएं, हम ही उनसे पैसे कमा सकें। समझ रहे हो इस व्यवस्था को? तो ये इस टाइप की व्यवस्था होती है, समय की मांग होती है राष्ट्रीय हित। ठीक, चलो। सार्वभौमिकता, मतलब ये एक देश का काम नहीं है। राष्ट्रीय हित तो हर देश का अलग अलग होता है, लेकिन होते सबके हैं। समझ रहे हो ना? तो हर देश की जो है नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक, फिर आता है यथार्थवाद पर आधारित, रियलिस्टिक होता है भैया। मतलब जो राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। ऐसे नहीं कि आदर्श में कुछ भी, कि बहुत सारी चीजें आदर्श बना लो, आइडियलिस्ट रख लो और जो है यथार्थ पर कुछ ध्यान नहीं दो। जैसे शांति के लिए आपको काम करना है, ये आदर्शात्मकता है, आइडियलिस्ट है।
लेकिन रियलिस्टिक क्या है, आपको शांति के लिए काम तो करना है, लेकिन आपको सेना, हथियार, ये सब चीजें भी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे आप अपनी सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे, शांति की बात कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो उसके लिए जरूरी है मिलिट्री पावर भी और रियलिस्टिक अप्रोच। आइडियलिस्ट अप्रोच के साथ साथ रियलिस्टिक अप्रोच भी चाहिए। जैसे तैयारी के दौरान हम करते हैं कि खूब कॉन्फिडेंस कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि अरे हम तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और पता चला कि रियलिस्टिक अप्रोच में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो आपको आइडियलिस्ट के साथ साथ रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। संप्रभुता की रक्षा करना सबसे जरूरी काम है। संप्रभुता, सॉवरेनिटी क्या होती है कि हम जो है अपने निर्णयों को किसी दूसरे देश के दबाव में ना लें, ठीक। तो वो जो है क्या कहलाएगी, आपकी संप्रभुता कहलाएगी। अस्तित्व की रक्षा मतलब आपके भौगोलिक, क्या क्या अस्तित्व में क्या आएगा, भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन तीनों चीजों को, इन तीनों आइडेंटिटीज को अगर हम बचा के रखते हैं तो जो है हम हमारे अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे। तो ये जो है आपके नेशनल इंटरेस्ट की विशेषताएं थी, ठीक। चलो, अब राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं देख लो। भू राजनीतिक कारक, जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक। जैसे तो कैसे जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे मान लो भारत है, तो भारत का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अपनी जो समुद्री और जो भूमि दोनों की सीमाएं हैं उनको संरक्षित करना। और हम जानते हैं हमारा राष्ट्रीय हित किस में है कि हम चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाएं। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो हम अपने संबंध रूस से भी संतुलित करते चलें। आई बात समझ में। तो इस तरह हम इस बात को समझें कि हमारी जियोपॉलिटिकल नीड्स क्या है, ठीक। आई बात समझ में, तो इस बात को समझें। अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं कि आपके दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं और दूसरे देशों के अलग से दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। जैसे भारत अमेरिका कैसे संबंध है, ये तो आपके नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही अमेरिका के रूस, चाइना और अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है ये भी भारत को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि हमारे चीन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन हम चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए रूस से संबंध बनाना चाहते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि रूस के अमेरिका के चाइना से कैसे संबंध है, नहीं तो पता चले हम जिस बात के लिए अमेरिका से अच्छे संबंध बना रहे हैं वही अमेरिका संबंध चीन से बना रहा है कि जो हमसे जरूरतें पूरी कर रहे वो उन जरूरतों को चाइना से पूरी कर ले रहा, तो मतलब भारत की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अमेरिका अपने से संबंध क्यों बनाएगा, क्योंकि वो चीजें उसको चीन से नहीं मिल रही हैं, समझ रहे हो। तो इस कारण हमको इन सब चीजों का, इंटरनेशनल रिलेशन का ध्यान रखना होगा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए। आर्थिक स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने किसी गरीब देश का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देखा होगा देश में, पूरी दुनिया में। जैसे मान लो कोई नौरू जैसा देश है, तुवालू जैसा देश है, फिजी जैसा देश है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कभी कोई जमाने में इनकी कोई खबर आ गई तो आ गई, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इन सब किसी को। भूटान जैसा देश है, ठीक। तो इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। सैन्य शक्ति, सैनिक शक्ति, जैसे यूक्रेन है, बेचारे के पास मिलिट्री पावर रूस की क्षमता में कम है, तो वो जो है कितना, उसके नेशनल इंटरेस्ट, उसका बहुत सारा क्षेत्र रूस ने हड़प लिया। अब उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका लेना चाह रहा है उससे कि तुम्हारी रक्षा के बदले हम तुम्हारे रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे, तो ये भी उसके साथ एक समस्या है। तो मतलब समझ रहे हो कि अगर सैनिक शक्ति नहीं है तो फिर बाकी चीजें बहुत दिक्कत हो सकती हैं। लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज
तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ क्या समस्या है कि अगर किसी देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और दूसरा देश भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत कम संभावना है कि वो लड़ेंगे। अगर वहां सैनिक शासन है या तानाशाही चल रही है या और दूसरी विचारधारा की सरकार है तो हो सकता है कि उनमें युद्ध हो, लेकिन दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज बहुत कम युद्ध लड़ती है। जैसे आप सोचो, चाइना में अलग व्यवस्था है, पाकिस्तान में अलग व्यवस्था है। भारत से पाकिस्तान के युद्ध मैक्सिमम टाइम उस समय में हुए जब वहां सैनिक शासन लगा हुआ था, समझ रहे हो। हमारे श्रीलंका से कभी बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कारण दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं हुआ, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है कि जो वैल्यूज हैं उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट पे। विचारधारा का प्रभाव, अब विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे चीन की विचारधारा कैसी है, विस्तारवादी है। विस्तारवादी मतलब वो एक्सपेंशन चाहता है अपने राष्ट्र का, ठीक है, अपने राष्ट्र को बढ़ाना चाहता है, अपने क्षेत्र को बहुत बढ़ाना चाहता है। तो हम नहीं चाहते, हम अपने देश में बहुत विस्तार नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य जितना क्षेत्र में है उतना बना रहे, बस हम देश की अखंडता चाहते हैं, विस्तार नहीं चाहते। तो ये टकराव होता है। तो हमारा टकराव दूसरे देश से नहीं हो सकता, क्यों? अगर सामने वाला भी अपनी जो है विस्तारवादी मानसिकता को त्याग दे तो हमारा टकराव नहीं होगा। चीन से हमारा टकराव क्यों होता है? क्योंकि वो विस्तारवादी नीति अपनाता है, ठीक। अब वैश्विक मुद्दे, तो वैश्विक मुद्दों पे क्या है, जैसे जलवायु परिवर्तन है, युद्ध है, तो इनसे नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। जैसे मान लो जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन के दौरान विकसित और अविकासशील या विकासशील देश जो हैं वो लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि विकासशील देश कह रहे हैं कि विकसित देश, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, आप पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रदूषण छोड़ रहे हो, इसलिए आप करो इनको कम, जिससे जो है हम गरीब देश भी विकास कर सकें। लेकिन जो विकसित देश है वो कह रहे हैं कि भाई आपको अगर पैसा चाहिए हो, टेक्नोलॉजी चाहिए हो तो आप ले लो, आप करो कम, आप भी तो उत्सर्जित कर रहे हो। भारत जैसे देश को वो कोसते हैं। ये हो गया। फिर युद्ध, तो युद्ध भी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे आज मान लो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो पूरी दुनिया में ही इसकी खलबली मची हुई है। कितना भी छोटा देश हो, कितना भी बड़ा देश हो, सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट भी जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, इनके अगर कभी पूछ लिया जाए कि इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा सारा, ऐसा कैसा छाप देना आप लोग, ठीक। चलो, आयाम कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय हितों के कौन कौन से आयाम हैं, ये देखो। आंतरिक हित, तो किसी भी देश का कोई आंतरिक हित होता है। जैसे हमारा आंतरिक हित है हमारे नागरिकों की रक्षा करना, हमारे नागरिकों का अस्तित्व बचाए रखना, उनको सारी चीजें मुहैया हो सके, उनका कल्याण करना, ये हमारा आंतरिक हित है, इनर इंटरेस्ट है। आउटर इंटरेस्ट क्या होता है? बाहर का हित। बाहर का हित है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे देशों से सारे अच्छे संबंध बने रहे, ये वाला बाहर का हित है। फिर राजनीतिक हित, तो राजनीतिक हित पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये है कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हमारी विदेश नीति ज्यादा से ज्यादा दुनिया के लिए अडॉप्टेबल बनी रहे, वो इस पर जो है ज्यादा से ज्यादा भरोसा करें, इसमें हमारा फायदा है, ठीक। फिर सांस्कृतिक हित, हमारे कल्चरल हित जो इंटरेस्ट के ये है कि हम हमारी जो संस्कृति है उसको प्रिजर्वेशन करें, उसको संरक्षित रखें, साथ ही सभी देश जो है इसका सम्मान करें और दुनिया में इसका विस्तार हो। जैसे अमेरिका के लोग भारत के कपड़े पहने, भारतीय जैसी बोलचाल करें, व्यवहार करें, नमस्ते, राम राम, ये सब चीजें जो होती हैं ये हम चाहते हैं, कोई भी देश चाहता है, ठीक। वैश्विक हित, तो ग्लोबल हित जो इंटरेस्ट है वो ये है कि सारी दुनिया के लोग जो हैं वो इस बात को माने, इसको समझे कि पूरी दुनिया का हित जिस बात में है उस बात को सभी लोग ध्यान रखें, ठीक। चलो, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति, इन दोनों का क्या संबंध होता है? तो इन दोनों का तो जो है वो जुड़वा संबंध होता है, मतलब ट्विंस जैसे रहते हैं कि ये दोनों एक साथ ही चलेंगे।
जैसा राष्ट्रीय हित होगा वैसी ही विदेश नीति होगी। इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीय हित के अनुरूप ही हमको विदेश नीति बनानी पड़ती है। जैसे हमारे हित जो हैं, हमारे हित बहुपक्षीय मल्टीलेटरल में है, मतलब कि हम सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखें, ये हमारा राष्ट्रीय हित है। ठीक। कूटनीति, तो हम जो है ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ करने के लिए ऐसी बातचीत करें, ऐसे संधि समझौते करें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसमें आ जाएगा। आत्मनिर्भरता, तो हम हमारी विदेश नीति को इस प्रकार बनाएं कि हम जो देशों से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कम से कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, निर्यात को बढ़ाएं, आयात को कम करें। इससे क्या आ जाएगी, हमारी आत्मनिर्भरता आ जाएगी। तो हमारी विदेश नीति में ये तत्व हम लेकर आए। ठीक। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, क्योंकि देखो कोई भी समस्या होगी, कुछ भी हमको लेना देना पड़ा, तो हम अपने पड़ोसी देशों से पहले लेंगे ना, उनसे पहले विचार विमर्श करेंगे। तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हमको ध्यान रखनी है। फिर आती है गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नीति है, वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है हम अधिकतम गुटों से दूर रह सकते हैं, युद्धों से बचे रह सकते हैं और पूरी दुनिया में सभी लोगों से एक जैसा संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो ये विदेश नीति और राष्ट्रीय हित दोनों जो है समान होते हैं, एक साथ चलते हैं। ठीक। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हमारा ये वाला नेशनल इंटरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक है उसको हम कल देखेंगे। तो इस पे हम आप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे और आपको किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न आ सकता है कि पहले तो राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, ये 2 नंबर में आ जाए। राष्ट्रीय हित की परिभाषा, राष्ट्रीय हित की परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार, जैसे मार्गेंथाउ के अनुसार आ सकती है। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की परिभाषा लिखो, या वीवी डाइक के अनुसार परिभाषा लिखो, ये आ सकती है। ठीक। उसके बाद क्या आ सकता है, राष्ट्रीय हित के आयाम लिखिए। राष्ट्रीय हित के आयाम या जो डायमेंशंस है उनको लिखिए, इसको लिख सकते हो। राष्ट्रीय हितों की प्रकृति लिखिए। प्रकृति, नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लिखना है, विशेषताएं लिखना है। ठीक है। तो ये इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को हमको पहले ही फ्रेम कर लेना है। जो मैंने हेडिंग्स बनाई है उनको एक क्वेश्चन मान के चलना है आपको, कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर सभी मिला के एक पूरा हमको मूल्यांकन इवोल्यूशन करने को आ गया तो भी हम कर सकते हैं। तो कोशिश करना इन सब चीजों को अच्छे से एक फॉर्मेट में लिख के रख लो। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए तो उस आंसर को लिख दो। और आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, अपने जो कॉपी का फॉर्मेट आयोग ने डाला है उसी पे करनी है। ठीक। ध्यान रखना इस बात को। चलो ठीक है। तो इसके आगे अगला टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे। ये आंसर्स लिख के सभी लोग आगे जो है भेज दें, और एक ग्रुप बना लेंगे अपन, जो एक ग्रुप बना लेंगे हम, उसमें जो है आप सभी लोग अपनी कॉपीज डाल देना, जो जो तुम लिखते हो वो, उसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए वो सभी टीचर्स लोग अपने इनपुट्स उसमें दे सकते हैं। ठीक। आई बात समझ में। चलो ठीक है, तो फिर आप कल मिलते हैं हम। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट।